नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मगनी वड़कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए की फैक्ट यूट्यूब चैनल से डॉक्टर अविनाश सिंह, अपने बड़े भाई। और अब तो अविनाश भाई स्टार बन गए हैं, तो आजकल हम इनको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे लेकर आते हैं। और आज ऐसा का कुछ मुद्दा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ 13 रीजनल पार्टीज। आने वाले समय में इन पार्टीज का क्या होने वाला है। जहां तक मैं समझती हूँ, जहां तक मैं पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करती हूँ, दे आर डन एंड डस्टेड। बिकॉज जिस तरीके से मैं बोलूं देश में गतिविधियां चल रही हैं, देश में पॉपुलेशन है, माइंडसेट है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसा है जो इनको इनकी राजनीति को खत्म करने की ओर अग्रसर है। और ऊपर से पीएम मोदी जी बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या किस तरफ इशारा कर रही हूँ। अविनाश भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। देखिए, आपने ठीक कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका अस्तित्व तो अब खतरे में है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी होती कौन सी हैं। वो एक फैक्टर है कि 6% वोट सिक्योर करेंगे, उसके बाद या स्टेट में 2 विधानसभा की सीटें जीतेंगे, उसके बाद उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 3 स्टेट में जीतेंगे, कुछ वोट सिक्योर करेंगे, उसके बाद उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। यूं तो बसपा को भी बहुत समय तक नेशनल पार्टी का दर्जा रहा, आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उनका आधार क्षेत्रीय है। जैसे बसपा का भी आधार जो है वो क्षेत्रीय है, उत्तर प्रदेश ही उसका आधार है, या और जगह कभी कभी छिटपुट छिटपुट वो सीटें जीतती रही। लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, ये बनी क्यों हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ है। आपको पता होगा कि आजादी के समय पे एक तरफ कांग्रेस हुआ करती थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी, और तीसरी तरफ जनसंघ था जो आज भारतीय जनता पार्टी है। यही तीन तीन मुख्य पार्टियां थी। उसके बाद और छोटी मोटी इधर उधर बनती थी, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं था। पार्टियां बनती हैं जो उसके पीछे का एक तर्क ये होता है कि आइडियोलॉजी के आधार पे है। मैक्सिमम क्षेत्रीय पार्टियों की आइडियोलॉजी जो थी वो समाजवाद थी। समाजवाद की अवधारणा भारत में नहीं पूरे विश्व में एक तरीके से फेल हो गई, क्योंकि समाजवाद की अवधारणा जो थी वो कनेक्ट नहीं करती थी। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे होता है ना, कोई शब्द बहुत पैशनेट होता है, बहुत फैशनेबल होता है, उसको बोलो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है ना। जैसे नेता कहता है कि हम सेवा करने आए हैं, शब्द कितना अच्छा है, लोग मानते नहीं है कि नेता है तो सेवा ही करेगा। वो चाहे जितनी भी सेवा कर दे, मतलब वहां एक लेवल लगा हुआ है कि नेता है तो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा करेगा। उसी तरह तो क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल आधार था वो समाजवाद था। तो समाजवाद की बहुत सारी पार्टियां हैं, स्प्लिट होते 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 बहुत सारी बनी। इसके अलावा इस देश में 2 पार्टियां ऐसी बनी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं आज के डेट में, हालांकि वो हाथ पैर मारते रहते हैं बाहर, जो विशुद्ध धर्म के नाम पे बनी। हालांकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, लेकिन वो बनी हुई है धर्म के नाम पे। वो उन्होंने लिख रखा है कि हम सेकुलर हैं, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन धर्म के नाम पे है। धर्म के नाम पे कौन सी पार्टियां हैं? AIMIM, जो किसी जमाने में MIM हुआ करती थी, और एक मुस्लिम लीग। ये 2 पार्टियां हैं जो विशुद्ध धर्म के ऊपर बनी हुई। तो ये हो गया। 2 ऐसी पार्टियां हैं जो भाषा के आधार पे हैं, जिनका बड़ा आधार, ऐसे छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं जो भाषा के आधार पे बनी है, लेकिन बड़ा आधार जो है नागालैंड पीपुल फ्रंट है, और भी पार्टियां हैं जो भाषा और क्षेत्र के आधार पर बनी। लेकिन जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनका जो सत्ता में रही है एक बड़े स्टेट में, तमिलनाडु में, वो है DMK और AIADMK। डीएमके से टूट के AIADMK बनी थी, और हिंदी के इम्पोजिशन के विरोध में या हिंदी के विरोध में, जो भी आप उसको कह लीजिए। बेसिकली मैं उसको हिंदी के विरोध में ही नहीं कहता हूं, उसको अगर आप दूसरे शब्द में लेंगे तो जैसे उस समय था कि हिंदी को एक पूरे देशव्यापी भाषा के रूप में एक्सेप्ट करने की बात थी, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, देशव्यापी भाषा के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगा, हम तमिल प्राइड को जोड़ करके वो एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन से उपजी हुई 2 पार्टियां हैं। तो एक तो हो गई कि धर्म के आधार पे एक। अब आया आइडियोलॉजी के आधार पे। आइडियोलॉजी के आधार पे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें से समाजवाद एक बड़ी आइडियोलॉजी के रूप में है। अब कौन कौन है इसमें पार्टियां? समाजवादी पार्टी जो है वो है, RJD है, JDU है, LJP है, JDS है, PDP है,
मतलब इस तरह के पीपल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, इस तरीके से मिला करके देश में कम से कम 20 से 25 पार्टियां हैं। देवीलाल की पार्टी हो गई, आरएलडी हो गई, जयंत चौधरी की पार्टी, ये सारी समाजवाद की पार्टी हैं। इनके मूल में समाजवाद है, ये जो कहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, जब समाजवाद की अवधारणा फेल हुई तो ये क्षेत्रीय पार्टियां बनती गई। आप याद करिएगा कि आरएलडी जो है आज के डेट में, जब चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे तो एक समय पे इसने 24-25% सीटें जीत ली थी देश के अंदर। इतना बड़ा मतलब उफान था। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी जाति विशेष और क्षेत्र विशेष की पार्टी थी नहीं, अगर होती तो इतनी सीटें जीतती नहीं। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के रूप में स्थापित हुए, समाजवाद के रूप में स्थापित हुए और इतनी सीटें जीती। बाद में क्या हुआ कि वो आइडियोलॉजी चली नहीं, तो ये सिकुड़ती गई और धीरे धीरे एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हुई और अंत में जाते जाते एक जाति की पार्टी बन करके रह गई। जयंत चौधरी से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम जाति की पार्टी नहीं है, हम सर्व समाज की पार्टी है, ये है वो है, किसानों की पार्टी है। लेकिन हकीकत यही है कि आरएलडी के ऊपर अब इस बात का ठप्पा लगा हुआ कि जाटों की पार्टी है। हालांकि वोट और भी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, और भी पदाधिकारी उसमें। इसी तरह समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जाति का ठप्पा लगा हुआ कि ये यादवों की पार्टी है। चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो। अब जेडीयू के ऊपर क्या ठप्पा लगा हुआ है कि ये कुर्मियों की पार्टी है, बाकी एसोसिएट होते हैं उसके साथ, या गैर यादव ओबीसी की पार्टी है, इस तरीके का उसका स्टैंड है। इसी तरह एलजेपी जो है वो पासवानों की पार्टी है। इसके अलावा आप साउथ में जाएंगी तो ये होगा कि बोगालिका की पार्टी है, जेडीएस जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देवीलाल की पार्टी, तो जाटों की पार्टी, तो ये मतलब पूरा है अगर आप इसको बहुत व्यापक तौर पे देखेंगे तो। अब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टियां कौन सी हैं? देखिए, मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक पार्टी जो छूट गई, आम आदमी पार्टी, जीरो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, ठीक है। और पहली बार मतलब आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किसी से पूछेंगे तो बता ही नहीं पाएगा। सेकुलरिज्म उसकी आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद उसकी आइडियोलॉजी है, कोई धर्म उसका आइडियोलॉजी है, समाजवाद उसकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। उन्होंने खिचड़ी पका रखी है। कम्युनिस्ट भी हैं उसमें, ठीक है, मतलब मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट ये सब हैं, उनकी आइडियोलॉजी, कुछ हिंदुत्व का पुट, कुछ कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कुछ इधर का कुछ उधर का, मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा तोड़ा। इसीलिए ये जितनी तेजी से राइज की, ठीक है ना, उतनी तेजी से इसका पतन होगा। ये जो जिनके बेस में आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनके बेस में भाषा नहीं होती है, जिनके बेस में क्षेत्र नहीं होता है, ठीक। शिवसेना है, शिवसेना की कभी आइडियोलॉजी हिंदूवादी आइडियोलॉजी थी, फिर वो क्षेत्रवादी आइडियोलॉजी। एक समय शिवसेना का बहुत जोर था पूरे देश में, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो बहुत जबरदस्त था, महाराष्ट्र के अलावा भी अगर बात किया जाए तो। लेकिन बाद में वो सिकुड़ती गई, क्योंकि उन्होंने इतनी बार अपनी आइडियोलॉजी में परिवर्तन कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब शिवसेना है क्या, ठीक है। तो ये हो गया, आप तो स्प्लिट ही हो गई। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी चीज, समाजवाद की अवधारणा जब जाति की अवधारणा में बदलती है, और जब जाति की अवधारणा एक परिवार की अवधारणा में बदलती है, तो वो पार्टी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। आप समझ लीजिएगा, अगर आज बीजेपी एक बड़ा आधार लेकर के उत्तर प्रदेश में उभरी है, तो उसके पीछे का रीजन जानती है क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम लोगों को, मैं टिकट पाने वाले उम्मीदवारों की बात नहीं करता हूं या किसी पदाधिकारी की बात नहीं करता हूं, मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में है, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है? उसका बेनिफिट मिलता है बीजेपी को, ठीक है। आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा भी थी। बसपा आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, बसपा जाति बेस्ड पार्टी नहीं है। वो बात अलग है कि बाद में वो उसमें दलित जुड़ते गए, और वो एक तरीके से फिर अब दलितों की पार्टी, और दलितों में भी एक पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी होती चली गई, वो एक अलग चीज है। क्योंकि मायावती का उस पर कब्जा रहा लंबे समय तक। जैसे मायावती जाटो समुदाय से आती हैं, अगर वहां पे कोई सोनकर दलित आता, वहां पे कोई और दलित आता, तो फिर बात अलग हो जाती। उसके बाद अब वो अपने भतीजों को पार्टी सौंप रही है, तो फिर वो परिवारवाद की तरफ जा रही है। तो जो उनकी बेस आइडियोलॉजी थी वो भी खत्म हो गई। तो जब बेस आइडियोलॉजी खत्म होगी तो जाहिर सी बात है पार्टियां खत्म होंगी।
अब आइडियोलॉजी के बेस पे अगर आप बात करेंगी तो दो ही पार्टियां इस देश में रह गई हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी, एक क्लियर कट आइडियोलॉजी है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, अब जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी है नेशन फर्स्ट वाली, अंत्योदय वाली आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, इसके थ्रू वो जोड़ते हैं। ठीक है, अब पूरे देश को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आइडियोलॉजी में उनके कहीं फॉल्ट नहीं। कांग्रेस भी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से सहानुभूति बेस्ड पार्टी है। जब शुरुआत हुई इसकी तो लोगों ने को लगा कि भाई कांग्रेस ने देश आजाद करा दिया, और चूंकि इसलिए कांग्रेस ने देश आजाद किया करा दिया कहा गया क्योंकि जितने भी बड़े मूवमेंट के लीडर थे वो सब कांग्रेस में थे। अब वो आजाद कराए कि नहीं कराए, किसका कितना योगदान था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो जनमानस ने जो चीज समझी या जो जनमानस को चीज समझाई गई उसका ये लोग लंबे समय तक खाते रहे, खाते 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 अब वो पार्टी खा गए। अब वो नेहरूवियन एरा का जो आइडियोलॉजी थी वो अब बहुत ओल्ड हो गई है, अब वो चलने वाली नहीं है। फिर उसके बाद बीच में जब कांग्रेस स्प्लिट हुई तो एक चीज और आई, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगी तो कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में टूट गई। तो कांग्रेस आई, संभवतः कांग्रेस ओ था, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट करेगी जनता। कांग्रेस आई थी तो जिसका प्रतिनिधित्व तो इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी जब आई तो उन्होंने इस देश के संविधान में एक शब्द जोड़ा, सेकुलर। ये सेकुलर जो शब्द था वो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए था बड़े मात्रा पे। हिंदुओं को लगता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, नहीं नहीं, हमें नहीं बेवकूफ बनाया गया, हम तो शुरू से ही बेवकूफ थे। नहीं तो हम इस तरीके से थोड़े ना आइडियोलॉजी को मानते कि नहीं नहीं अरे बहुत महान थे लोग, इन्हीं लोगों ने सब किया। ठीक है, ये मुसलमानों का स्पेशली बेवकूफ बनाया गया कि देखो अब सेकुलर शब्द डाल दिया है, अब ये नहीं होगा। जबकि संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दोनों ही शब्द नहीं हो सकते हैं, कि आप एक तरफ कहो कि देश जो है वो समानता के भाव में बिलीव करेगा और दूसरी तरफ आप सेकुलर भी लेकर के, वो समाजवाद के भी खिलाफ थे और सेकुलर के भी खिलाफ थे। तो इन्होंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय पे ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय पे इस देश में सबसे बड़ा समाजवादी आंदोलन चला। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो आप जो जनता दल देख रही हैं आज, वहां पे आप देखिए एक समय तो जो जनसंघ था उसने भी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी थी, जब ये सब जाकर के एक जगह मर्ज हो गए थे। और उसी आंदोलन से आप देखेंगे तो नीतीश निकले हैं, उसी से शरद यादव निकले हैं, शरद पवार की बात नहीं कर रहा हूं, शरद यादव निकले हैं। उसी आंदोलन से आप देखेंगी तो मुलायम से लेकर के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी दल हैं, सब उसी आंदोलन से निकले हुए हैं लोग हैं। तो स्मार्टली संविधान में क्या डाल दिया गया, समाजवाद भी डाल दिया गया, सेकुलर भी डाल दिया गया। अच्छा, ये तो इनका एक 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 प्लेटफॉर्म पे आना था, तब हुआ। फिर ये टूट गए क्योंकि ये आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जो स्टेबल रह सके। फिर ये जाति की आइडियोलॉजी में आ गए। तो अब जिनके ऊपर जाति का ठप्पा लगा है, जिस पार्टी के ऊपर, उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि एक जाति किसी को चुनाव नहीं जिता सकती, यह आप मान करके चलिएगा। जब तक इस देश में मुस्लिम डर रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तब तक इनका अस्तित्व है। ये 10%, 20%, 18%, 16%, 17% वोट पाएंगे, 2 सीट, 4 सीट, 8 सीट, ये जीवित रहेंगे। जिस दिन उसने छोड़ा, जिस दिन उसको लगा कि ये सिर्फ डर की पॉलिटिक्स करते हैं, उस दिन एक भी क्षेत्रीय पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती हुई दिखाई देगी और एक भी जगह नहीं दिखाई देगी, एक्सेप्ट जो भाषा के आधार पर बनी हुई। जो भाषा के आधार पर बनी हुई वो पार्टियां चलेंगी, कम लेस मोर, हारती जीतती हुई चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी भाषा एक स्ट्रांग पॉइंट है किसी भी क्षेत्रीय दल को स्टेब्लिश होने के लिए। तो अभी डीएमके या डीएमके का ऐसा नहीं कि अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अगर उनको नेतृत्व मिलेगा तो वो ठीक ठीक लेकर के चलते रहेंगे उसको। लेकिन ये जाति बेस जितनी पार्टियां हैं ये खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी स्प्लिट होकर के भी स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि किसी आइडियोलॉजी के साथ ये है ही नहीं। जैसे भगवंत मान अगर अलग पार्टी बना लें, संजय सिंह अलग पार्टी बना लें, केजरीवाल अलग पार्टी बना लें, तब भी ये स्टेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन्होंने दो चीजें कही। एक तो इन्होंने कहा कि हम सुचिता की राजनीति करेंगे, ठीक है ना, हम ये लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। तो जाहिर सी बात, इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी फ्री की चीजें नहीं बांटती है, सब बांटते हैं।
बीजेपी भी बांटती है, सपा भी बांटती है, लालू पार्टी बांटती है, जेडीएस भी बांटती है, कांग्रेस भी बांटती है। लेकिन फ्री की चीजों का आरोप किसके ऊपर लगता है? केजरीवाल के ऊपर लगता है, क्योंकि वो फ्री की चीजें आपके आइडियोलॉजी के बेस में काम ही नहीं करती। तो काम करती हैं? केजरीवाल के जीतने का एकमात्र आधार है कि हम काम करेंगे, हम पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही आधार है उनके जीतने का। ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जनता आपके साथ आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ी है। जनता इसलिए आपके साथ जुड़ी है कि उसको उम्मीद है कि उसके बिजली का बिल माफ हो जाएगा, उसको उम्मीद है कि उसको ये चीजें फ्री मिल जाएंगी, उसको उम्मीद है। अब इसके साथ एडिशनल चाहिए थी आइडियोलॉजी, जो नहीं है। नहीं है तो मतलब पार्टी लंबी नहीं चलनी है। ठीक है, अब आइडियोलॉजी में परिवर्तित कर लें, अपने को सुधार लें, तो बात अलग है, फ्यूचर में इसको देखेंगे। अब एक चीज और समझिएगा यहां पे, जैसे बीआरएस है। बीआरएस बनी थी, पहले टीआरएस हुआ करती थी, ये तेलंगाना संघर्ष समिति। इसने एक राज्य आंदोलन के रूप में ये पार्टी बनी थी। राज्य का आंदोलन खत्म हो गया, 2 बार इनको सत्ता मिल गई, जितना इनको काम करना था कर चुके। परिवार का इसके ऊपर कब्जा है। जाति और फ्रेगमेंटेशन तो जो हुआ वो अलग चीज है, परिवार का इस पर कब्जा है। ये पार्टी भी बहुत लंबा नहीं चलेगी, बहुत लंबा इसको नहीं चलना है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जब तक चल रहे हैं, उसके बाद ये भी खत्म होनी है, सपा भी खत्म होनी है, आरजेडी भी खत्म होगी। जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं ना, समाजवादी पार्टियों का 2 ही आधार है। कहीं उठा लीजिए आप, एक भी स्टेट उठा लीजिए, और जहां उस आधार से मुस्लिम खिसका, इनकी पार्टी खत्म। जाति, आप बताइए। अच्छा, जेडीएस है, जेडीएस से मुस्लिम खिसका इस विधानसभा चुनाव में, तो जेडीएस कहां दिखाई दी आपको? भाई, जो कर्नाटक के अंदर जेडीएस के साथ क्या हुआ? भोगालिका ने तो वोट दे दिया, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं दिया। मुस्लिम वोट नहीं दिया तो समाप्ति की तरफ चले गए, बीजेपी के साथ आके एसोसिएट हो गए, एनडीए के साथ। इसी तरह बहुत सारी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी से आज मुस्लिम निकाल दीजिए, समाजवादी पार्टी एक सिंगल सीट नहीं जीत सकती है। इसी तरह आरजेडी से मुस्लिम निकाल दीजिए, एक सिंगल सीट नहीं जीत सकती है। ये था। एक और तरीके की क्षेत्रीय पार्टियां बनी, जैसे कांग्रेस से टूट करके। जो कांग्रेस से टूट करके क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उनकी आइडियोलॉजी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्होंने 3-4 चीजों को मिक्स करके आइडियोलॉजी बनाया। एक ये बनाया कि कांग्रेस भेदभाव करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, काम को आधार बनाया। तीसरा चीज, सेकुलरिज्म को आधार बनाया। उसके 2 बड़े पुरोधा, एक टीएमसी बंगाल के अंदर और एक शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। तो शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ कर नहीं पाई कि बहुत बड़ा वो उसने जनाधार, हाँ वो चाणक पाणक कहते रहे सब, लेकिन थे नहीं। अगर कांग्रेस से टूट करके कोई बड़ा नेता बना क्षेत्रीय आधार पे, तो वो पार्टी का नाम है टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी भी सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड है और सेम उसी आधार पे टिकी हुई है, मुस्लिम आधार पे। ममता बनर्जी का जो आज बेस है, वो सबसे बड़ा बेस कौन सा है? मुस्लिम आधार है। हिंदुओं में तो काम ज्यादा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जातियों का कोई आधार नहीं बहुत बड़ा। तो मुस्लिम आधार ही क्षेत्रीय पार्टियों को जीवित रखे हुए है, क्योंकि जब मुस्लिमों को यह लगा कि कांग्रेस के साथ हमारे हित नहीं सधेंगे, तब उन्होंने इस तरीके की क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म दिया। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता था? नहीं, कांग्रेस को मिलता था। लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट होकर के सपा के साथ गया, तो कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस गई उत्तर प्रदेश में। समझिएगा इसको, कहते जी, सिंगल सिंगल सीट के लिए तरस गई। और आज अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग बहुत बड़ा लोकतंत्र और देश जिस तरीके का भाषण देते उस तरीके की बात है? नहीं। अखिलेश यादव को लगा कि इस बार मुस्लिम वोटर जो हैं वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसोलिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, और एक बार मुस्लिम वोट अगर चला गया कांग्रेस की तरफ, तो मेरा जो राजनीतिक आधार है वो खत्म हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन जो है बिहार में, यही सेम सिचुएशन जो है उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने गठबंधन कर लिया कि मुस्लिम वोट नहीं बटना चाहिए, बाकी की कोई चिंता नहीं है इनको।
ठीक है ना, बाकी का तो जो एक जाति आधार बेस है वो इनको वोट मिलेगा। अब जब तक ये एडिशनल इसके साथ एक दो जातियां लेकर के नहीं आएंगे जो बड़े पैमाने पे इंपैक्ट करती हैं, तब तक इनका सीट जीतना मुश्किल है ना। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने मुस्लिम आधार बेस को बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कोई सेकुलरिज्म पीडीएफडी नहीं, ये सब कहानी है, मीडिया बोलने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यही सेम लालू प्रसाद यादव ने भी किया है बिहार के अंदर, ठीक है ना। वहां पे सीपीआई सीपीएम जो जो थोड़ी बहुत आधार वाली सबको जोड़ जाड़ करके, लेकिन टीएमसी ने नहीं किया बंगाल के अंदर, क्योंकि टीएमसी को पता था कि बंगाल का मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा है किसी भी कीमत पे। तो जहां मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा है, वहां का आदमी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का इच्छुक ही नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। तो ये है ओवरऑल इनकी स्थिति। अब इस स्थिति में आप खुद प्रिडिक्ट करिए कि ये कहां तक बचेंगे और कब तक बचेंगे। राइट जी बिल्कुल सही। इसमें अगर मैं पार्टीज के नाम गिनाऊं अविनाश भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है, गिनते जाइएगा उंगलियों पे। नीतीश कुमार की पार्टी, टीएमसी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जयंत जी की आरएलडी, अभी हम एनसीपी पर भी आएंगे, एनसीपी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बीआरएस के कविता और केसीआर की पार्टी, डीएमके एआईडीएमके हम डिस्कस कर चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएस रेड्डी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, मायावती की पार्टी हम कर चुके हैं, देवगौड़ा की करने वाले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी बाकी है, और एआईएमआईएम। उसके अलावा बाकी जो हमने बात की जो पार्टीज हैं उनका, इनमें एक, इन सभी पार्टीज में एक चीज बड़ी कॉमन है, मुस्लिम जो आपने बताया बिल्कुल है, मुस्लिम फैक्टर हटा दो। दूसरा जो अभी आपने सटली बताया कि सभी वन मैन पार्टीज हैं, लोग एक ही बंदे को देख रहे हैं, पार्टी नहीं देख रहे हैं, उसमें और कैंडिडेट्स नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक बंदा। चाहे नीतीश कुमार की पार्टी देख लीजिए, टीएमसी में ममता बनर्जी कौन, पार्टी कौन, देवेगौड़ा की पार्टी में देवेगौड़ा जी कौन, बाकी कोई भी उनमें नून फेस नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इनकी क्या बोलते हैं बीआरएस की, जब तक केसीआर है ठीक ठाक है, उसके बाद गॉन। इसी तरीके से जितनी भी रीजनल पार्टीज है, एनसीपी का देख लीजिए, शरद पवार कौन, पार्टी कौन, अजीत पवार वो पार्टी को संभालने की कोशिश करें, कितने कामयाब होंगे, आई डाउट दैट। ही वॉज गुड एज अ बैक एंड, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह, बट वो फेस कभी नहीं बन पाएंगे जो फेस शरद पवार बनते थे, जिनसे लोग कनेक्ट करते थे। सिमिलरली आप जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, जब तक सीनियर अब्दुल्ला थे तब तक ठीक थे, जूनियर अब्दुल्ला से कोई कनेक्ट ही नहीं करता है। तो ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती को हर कोई जानता है, उसके बाद कौन है उस पार्टी में, कोई नहीं जानता है। मायावती की पार्टी, मायावती, उसके बाद कौन है, कोई नहीं जानता। ये सारी वन मैन पार्टी रही है, जब तक वो बंदा जो मेन कैरेक्टर था तब तक चलती है ये पार्टीज, उसके बाद सब खत्म। जी अविनाश भाई। देखिए, मैं बता रहा हूं ना इसी को, जैसे जैसे देखिए, जब आप आइडियोलॉजी पे आते हैं, जैसे कम्युनिस्ट कितना भी खत्म हो गए ना, तो उनका आधार है ना। आज कम्युनिस्ट कितना भी खत्म हो गए, जेएनयू में वो दिखते हैं ना, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, दर्शक इस बात को ध्यान रखेंगे। वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में दिखते हैं ना, जामिया मिलिया में दिखते हैं ना, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में दिखते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी है वो। आपको बसपा दिखती है किसी यूनिवर्सिटी में, आपको सपा दिखती है किसी यूनिवर्सिटी में, आपको टीएमसी दिखती है, आपको वाईएसआर कांग्रेस दिखती है, आपको पीडीपी दिखती है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। देखिए, कब दिखेंगे आप इंस्टीट्यूशंस में, जब आप एक आइडियोलॉजी में होंगे। अब दो ही, अब इंस्टीट्यूशंस में दो ही आइडियोलॉजी की बात होती है, और तीसरी भी अगर छोटा मोटा मान लिया जाए तो उसका, एक आरएसएस बीजेपी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी दिखती है आपको एबीपी के तौर पे, एक एनएसयूआई के तौर पे कांग्रेस की आइडियोलॉजी दिखती है, और एक मतलब आइसा वगैरह और इस तरीके के जो संगठन है इनके कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी दिखती है। एक तीन ही आइडियोलॉजी दिखती है इंस्टीट्यूशंस के रूप में। इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी दिखती है क्या किसी कहीं पे भी, भारत के किसी भी कोने में इंस्टीट्यूशनलाइज वे में नहीं दिखती है आपको। अगर दिखती है तो तमिलनाडु में जाकर के दिखती है एआईएडीएमके के रूप में और डीएमके के रूप में, जो उनका स्टूडेंट विंग्स है। इसके अलावा कहीं कोई नहीं दिखाई देता। रीजन जानती है क्यों नहीं दिखाई देता? रीजन इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि आपकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी होती तो आप दिखते। अच्छा, समाजवादी एक सभा करके कुछ था, स्टूडेंट सभा करके था जब सपा का समय था, तो जब वो लोग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस में जब चुनाव कराते थे तो गुंडागर्दी होती थी, आइडियोलॉजी बेस पे नहीं होता था।
किसी को दे दिया, वो आया, सबको धमका दिया कि बाहर निकल, देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उस तरीके से चुनाव होते थे। तो आइडियोलॉजी थी नहीं, वो समाजवाद समाजवाद चिल्लाते रहते थे, लेकिन समाजवाद की अवधारणा को भी तो आप नीचे उतारेंगे या उस पर बात करेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक व्यक्ति क्यों दिखाई देता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति नहीं दिखाई देगा ना, तो पार्टी चलेगी ही नहीं जितने दिन चल रही है। अगर आप आइडियोलॉजी बेस नहीं है तो आज बताइए कि सीपीआई सीपीएम अगर आइडियोलॉजी बेस नहीं होती तो मैडम जितनी बुरी दशा है ना, ये कहीं दिखाई भी नहीं देते, कहीं दिखाई भी नहीं देते। सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पे पार्टी बनी हुई है, इसलिए चल रही है। दूसरी चीज आप समझिएगा इसको कि आप मान लीजिए अभी सीपीएम सीपीआई में आप पूछेंगे तो बोल लेंगे लोग कि एक डी राजा है और एक सीताराम येचुरी है और इस तरीके की चीजें। आप समाजवादी आइडियोलॉजी में बताइए ना कोई नेता जो दिल्ली में बैठ करके कोई बात कहता है, कोई नहीं है, खत्म है स्थिति। ठीक है, डीएमके के तौर पे डीएमके जरूर क्षेत्रीय राजनीति के तौर पे वहां पे बोल लेती है, दिल्ली में भी बोल लेती है, वो बयान अच्छे हैं बुरे हैं इसकी बात नहीं है, लेकिन हैं। अब डीएमके से आप क्षेत्रीय आइडियोलॉजी निकाल दीजिए तो डीएमके को कौन वोट देगा? नो, कोई नहीं देने वाला है, नोबडी, काम खत्म है। आज जब आप लोग क्यों कहते हैं कि मैं अगर जय श्री राम बोल दूंगा वोट देने के बाद तो लोग कहेंगे हाँ पक्का है भाजपा को वोट दिया है। मैं अगर बोल दूंगा वोट देने के बाद कि मैंने राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिया है तो लोग मान लेंगे कि पक्का भाजपा को वोट दिया है। अगर मैं इसलिए देश बचाने के लिए वोट मैंने दिया है तो लोग पक्का मान लेंगे कि भाजपा को वोट दिया है, जैसे इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं संविधान बचाने के लिए वोट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट दिया, तो आपने कहा लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। आपने जब सेकुलरिज्म शब्द कहा तब आपने अपीजमेंट किया। सेकुलरिज्म का मतलब अपीजमेंट हो गया। जब अपीजमेंट हो गया तो जनता खोज गई, गुस्से में आ गई, जनता ने पलट दिया व्यवस्था को। जब आप समाजवाद के नाम पे जातिवाद की पार्टियां चलाने लगे तब जनता ने आपका साथ छोड़ दिया, जनता को समझ में आने लगा। मैं आपको बता दूं कि अगर समाजवादी पार्टी में यादव वाली पार्टी का ठप्पा नहीं लगता तो समाजवादी पार्टी क्यों जाती उत्तर प्रदेश से? जब यादव का ठप्पा लगा, क्यों ठप्पा लगा? थाने की राजनीति करने लगे आप, पगड़ी बांध करके गाली देने लगे आप, इस तरीके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे यादव समाजवादी पार्टी में है, ऐसा कभी नहीं होता। सारे ठाकुर न भाजपा में है, न सारे ब्राह्मण भाजपा में है, न सारे मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट देते हैं, नहीं। लेकिन आधार में आप देखिएगा, सेकुलरिज्म के आधार में या अन्य इस तरीके के क्षेत्रीय पार्टियों के आधार में मुस्लिम बड़ा वर्ग है। मायावती के साथ आज दिक्कत क्यों है? सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती ने ओबीसी और सवर्ण जातियों का एक कॉकस बनाया, एक दलित जातियां उनके साथ एसोसिएट थी और तीसरे फोर्स के रूप में उनके साथ मुस्लिम वोटर भी बड़े मात्रा में जुड़े हुए थे। तब जाकर के मायावती सत्ता में आती थी। लेकिन 2007 में पूर्ण बहुमत पाने वाला व्यक्ति 2012 में 98 सीटें जीतता है और 2017 में 0 हो जाता है, वो ऑलमोस्ट 1-2 सीटें। तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी को लोगों ने नकार दिया, नहीं एक्सेप्ट किया। ये आप कब तक इस तरीके की चीजें चला सकते हैं? उधर भी होने लगा था, मायावती के जमाने में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन होता क्या था? फला के खेत में मुर्गी चली गई, हरिजन राम समर लगा दो इस पे। तो जब इस तरीके की चीजें होने लगी तो लोगों के अंदर एक असंतोष की व्यवस्था पनपी। ठीक है, आप वंचित और शोषित वर्ग को मजबूत करिए, सारी चीजें करिए, लेकिन गलत पॉलिटिकली फंसाने के लिए मत करिए। सपा के जमाने में भी यही होने लगा। अभी 2022 के चुनाव में सपा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या कहने लगे थे? सरकार आ रही है बता देंगे। लोगों ने कहा अरे भैया ये तो आ जाएंगे तो फिर से वही शुरू कर देंगे, ये बदलने वाले नहीं है, क्योंकि आपने मूल में ही वही भरा है। जब समाजवाद की आइडियोलॉजी हो तब ना, समाजवाद की आइडियोलॉजी जातवाद की आइडियोलॉजी में बन गई तो कब तक बचोगे आप?
लोगों ने नकार दिया, इसलिए पार्टियों का अस्तित्व जब तक चल रहा है, आगे अस्तित्व नहीं है। जी। इसमें एक चीज और है अविनाश भाई, जो अब हम पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं, ये इनका एक स्टार्टिंग एग्जिस्टेंस किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में है। इन लोगों का जो सोच है, जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो रिग्रेसिव है। भाजपा जो कि अब एक्सपैंड ही करी है अक्रॉस द कंट्री, अगर मैं बोलूंगी वो प्रोग्रेसिव बोलूं, वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, कास्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तमिल, अब जैसे तमिल का तिरुचिरवल्लपल्ली का जो तमिल सेंटर है, उसको अनाउंस कर दिया गया है कि उसको तमिल सेंटर अक्रॉस वर्ल्ड स्टैब्लिश किया जाएगा। तो वो नॉर्थ को साउथ में ला रहे हैं, साउथ को नॉर्थ में ला रहे हैं, और एक एक यूनिफाइंग फैक्टर की तरह उसको अक्रॉस कंट्री कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। द्वारका में अभी जाकर आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने डुबकी मारकर वहां के दर्शन करके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रीजनल पार्टीज हैं, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अभी वो जो पुरानी वाली चलती थी, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो एक हमारी जो डेमोग्राफी है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो बड़ी स्मार्ट है। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबको समझ में आता है ये कास्ट सेंसस तो मांग रहा है, इसने मुसलमानों से तो नहीं मांगा, इसने क्रिश्चियन से तो नहीं मांगा, इसने बाकियों से तो नहीं मांगा, राइट? ये हिंदूज का ही कास्ट सेंसस क्यों मांग रहा है? तो ये, और अब जो जनरेशन है, जहां पंजाबी और तमिल में शादी हो रही है, गुजराती नॉर्थ ईस्टर्न में शादी हो रही है, इस तरीके का जो अभी एक नया चर्निंग है, जो मैं बोलूं ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से, और भी बहुत सारे जो एक मिक्सिंग हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, उसको ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसको बिल्कुल ही बिल्कुल, हमारे एक मित्र हैं, आपने बहुत सही बात बताया, हमारे एक मित्र हैं राहुल जी, बैंक मैनेजर हैं सरकारी बैंक में। वो, उनकी नई नई नौकरी लगी तो गए साउथ में मैनेजर थे, तो वही बैंक में एक और मैनेजर थी, तो उनसे शादी कर लिए हैं वो। तो वो, उनकी पोस्टिंग कभी नॉर्थ इंडिया में रहती, कभी साउथ इंडिया में रहती है। तो ये है एक तरीके की, वो तमिल सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी वाइफ जो है वो हिंदी सीखने की कोशिश करती है। तो ये चीजें। दूसरी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, तमिलनाडु के लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, जो तमिलनाडु का मूल है। तमिलनाडु के लोग बहुत कल्चरल लोग हैं, बहुत 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 रिच कल्चर है। और उनकी जो भाषा का प्राइड है ना, मैं उसको मानता हूं कि वो अच्छा है, वो होना चाहिए। अगर वो प्राइड नहीं रहता तो मुझको लगता है कि खत्म हो जाती तमिल भाषा, है ना। जिनके पास अपने भाषा के प्राइड नहीं है, वो भाषाएं खत्म हो सकती है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अवधी एक भाषा है, जिस क्षेत्र से आप भी आती हैं, जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं, ठीक है ना। अवधी पूरे भारत में समझी जाए या ना समझी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा गाई जाती है रोज, चाहे वो रामचरितमानस के तौर पे गाई जाती हो और चाहे वो हनुमान चालीसा के तौर पे गाई जाती हो। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी मात्रा में हिंदू जनमानस, सनातनी जनमानस उसको गाता है, कहता है। खूब पीएचडी भी हुई, खूब चीजें भी हुई, लेकिन वो कभी प्राइड नहीं जुड़ा उसके साथ। प्राइड नहीं जुड़ा तो आज आप मान करके चलिए कि सबसे बुरे दौर में अवधि है। सेम सेम 22वीं अनुसूची में शामिल होने के मतलब 22 भाषाओं में शामिल होने के बाद मैथिली, बिहार की आइडेंटिटी भोजपुरी है, जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। लेकिन जो 8वीं अनुसूची में मैथिली है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैथिली के नाम पे लोग मैथिली ठाकुर को जानते हैं सिर्फ, है ना। सीता जी का नाम था मैथिली, उनको कहा जाता था, वैदेही कहा जाता था। तो कहने का यह मतलब है कि भाषा का प्राइड होगा तो भाषा जिंदा रहेगी, यहां तक कोई समस्या नहीं, आप राष्ट्रवाद। लेकिन जब इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है, यही प्रॉब्लम है। सब श्रेष्ठ हैं, मतलब बहुत सुंदर भाषा है तमिल भाषा, बहुत सुंदर है कन्नड़, उतनी ही खूबसूरत है बंगाली, उतनी खूबसूरत है पंजाबी। मेरे देश की जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, जो भी भाषा है मेरे देश की, वो सब अच्छी, चाहे आसामी हो, सब मतलब बहुत खूबसूरत है। और वो खूबसूरती ही इस देश में चीजों को रंग बिरंगी बनाती है। और आपको एक बात बता दूं मैं आपको गायत्री जी, पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में जो भू आंदोलन हुए हैं, जमीन के आंदोलन हुए हैं, उसके मूल में अगर कोई एक चीज है तो वो भाषा है, धर्म भी नहीं, ध्यान रखिएगा, भाषा। आज जितने यूरोपियन देश आप देखती है ना, सब भाषा के आधार पर बने हैं।
आप किसी भी देश में जितने भी राज्य देखती हैं वो सब भाषा के आधार पर बने हैं। भारत में आप जितने भी राज्य देखती हैं वो सब भाषा के आधार पर बने। अब मतलब यूपी वाले नहीं बोलेंगे कुछ इस पे, इस विषय पे, यूपी और मध्य प्रदेश वाले, जैसे कुछ कुछ राज्य अगर आप छोड़ दें तो आज भी जिन राज्यों की मांग होती है वो भाषा के आधार पर होती है। तो भाषा एक बहुत स्ट्रांग चीजें हैं और ऐसा नहीं कि आप इसको नकार सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि डायरेक्ट हिंदी थोपना चाहते थे लोग तमिलनाडु पे। मैं इसको पढ़ने की कोशिश किया और वो इतनी घृणा में बदली कि बाद में वो हिंदी की घृणा में बदलती चली गई लोगों के, क्योंकि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया, पॉलिटिक्स में ला दिया गया, पॉलिटिसाइज कर दिया गया, है ना। जबकि प्राइड की बात है, ठीक है ठीक है, मैथिली के ऊपर आप क्यों कोई भाषा थोपेंगे भाई, आप बंगाल के ऊपर क्यों कोई भाषा थोपेंगे, थोपिए मत, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाइए। आज हिंदी की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हर जगह लोग सीखते हैं, हर जगह लोग बोलते हैं। बहुत अच्छी ना बोलते हो एक अलग बात है, लेकिन धीरे 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 आप सोचिए कि किसी जमाने में आप बोल नहीं सकते थे तमिलनाडु में हिंदी, आज जाकर के पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां भाषण नहीं दे रहे हैं। कोई विरोध है? कोई नहीं करता विरोध। ये तो दिल से होती है अविनाश भाई, ये सब चीजें ना ठीक बात। जब आप उनको पॉलिटिसाइज कर देते हैं तब वो खत्म हो जाती है। जैसे मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे तमिल सीखने का बहुत शौक था और मैं बहुत प्राउड के साथ बोलती हूँ कि जिस स्कूल में मैं थी वहां पर संस्कृत, उर्दू और तमिल सिखाई जाती थी और मैंने 2 साल संस्कृत सीखी थी। वो अलग बात है क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। मैं अभी भी बहुत सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं समझती हूँ तमिल के बहुत सारे वर्ड्स, बट अच्छा, जब होना। तमिल के लोग बात करते हैं तो ये नहीं बात करते हैं कि संस्कृत को अगर सबसे अच्छा सजो करके कहीं रखा गया है तो वो भी तमिलनाडु में ही रखा गया है। तमिलनाडु में ही है। एक चीज और हुई है अविनाश भाई, साउथ के लोग हिंदी और नॉर्थ इंडियन सीख लेते हैं क्योंकि हिंदी इज ए यूनिफाइंग लैंग्वेज नॉर्थ की तरफ में। बट नॉर्थ में हम लोगों की एक कमी बोलिए, हम लोग साउथ के लैंग्वेजेस को एकदम बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते। ठीक बात है। एक बैरियर बना लिया है। तो वो बैरियर टूटना चाहिए। जब आप रशियन सीखना चाहते हैं, आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, बड़े प्राइड से स्कूलों में फ्रेंच सिखाई जाती है, जर्मन सिखाई जाती है, इटालियन सीखते हैं आजकल लोग, चाइनीज और जापानीज सीख रहे हैं इंडिया में। नॉर्थ में दिल्ली की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ये सेंटर्स हैं। एजुकेशन व्यवस्था में इसमें बदलाव होना चाहिए और कम से कम एक इंटर स्टेट लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए कि कम से कम आप जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो हम लोगों को कम से कम ऑप्शन होना चाहिए कि आप बंगाली, पंजाबी, सबसे आसान पंजाबी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप ये तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसमें से ऑप्शनल एक चीज और आपको सीखना है। अब फिर उसके बाद फ्रेंच, चाइनीज, जर्मनी, फ्रांसीसी सब सिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने देश की लैंग्वेज को भी बच्चे को चूज करने दीजिए कि वो क्या सीखना चाहता है, तमिल लैंग्वेज सीखना चाहता है या कौन सा चीज सीखना चाहता है। देखिए, भाषा मीडियम होती है और बहुत स्ट्रांग होती है आपके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जब आप भाषा सीखते हैं ना, भाषा से भागना नहीं चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए जितना आप सीख सकते हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। आप जब सीखते हैं तो उससे आपको नई चीजें पता चलती हैं। दूर से तो सुन सुन करके हाँ हाँ भाई उन्होंने विरोध कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया, वो तो अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है कि हम हिंदी वाले हैं तो वो हमारा विरोध कर दिए, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब मुकदमा करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग इम्पैक्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं। जी 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 अविनाश भाई, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हमारे, हमने तकरीबन 14 पार्टीज की बात की है। बाय द वे हम 12 पे काउंट किए हुए थे बट हम 14 तक पहुंच गए। अच्छा, इसमें 2 पार्टीज के बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बताएं। एक तो एनसीपी शरद पवार की, और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की, और जगन मोहन रेड्डी बीआरएस। ये 4 पार्टीज के बारे में दो दो देखिए, शब्द। एनसीपी शरद पवार ये आखिरी चुनाव है उनके लिए, मान लीजिए कि ठीक है उनकी बेटी उटी रहेंगे, एक सीट पे जीतती रहेंगी, लेकिन कोई आधार नहीं है, ये भी खत्म है, क्योंकि ये भी अपने आइडियोलॉजी को बचा नहीं पाए और जिस चीज को लेकर के चले थे वो बचा नहीं पाए, क्षेत्रीय आइडियोलॉजी थी वो भी नहीं बच पाई। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का अस्तित्व ही और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का अस्तित्व ही 370 से शुरू होता था। कश्मीर में वो अभी रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से फोबिया खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होने के तौर पे अब एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पे ये नहीं उभर पाएंगे। एक वाईएसआर कांग्रेस की बात कर रहे थे हम लोग आंध्रा में, देखिए वाईएसआर कांग्रेस का भी जो आधार है वो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो अभी बहुत लंबे समय तक चलेंगे नहीं।
प्रशांत किशोर ने मेहनत की और केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थोड़ी शुरू की है और बहुत सारी चीजें मिला जुला करके उनकी एक सरकार बन गई, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। जब वहां पे नेशनल पार्टियां कब्जा करेंगी, ठीक है ना, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, जैसे ये लोगों का वहां पे स्ट्रांग होल्ड होगा, ये खत्म हो जाएंगी, इनका फिर अस्तित्व नहीं बचेगा। जी जी। बीआरएस और एआईएमआईएम, कोई मतलब नहीं है। ये एमआईएम तो जिंदा रहेगी जब तक असदुद्दीन ओवैसी हैं। बीआरएस का कोई मतलब नहीं है, बीआरएस भी खत्म हो जाएगी साथ के साथ। केसीआर के साथ ही वो भी निपट जाएगी। वैसे भी इस बार भी उनको कहते हैं लोकसभा सीटों एक आध मिल जाए बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हमने देखा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोकसभा इलेक्शंस में 2-4 सीट भी जीत पाएंगे। मुश्किल लग रहा है इनकी हालत। जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लैंग्वेजेस और सीखिए। कहते हैं आप जितनी लैंग्वेजेस सीखते हो उतना दिमाग तेज होता है। बच्चों के लिए बोलते हैं कि बच्चों को 2-3 लैंग्वेज सिखाइए अलग अलग तरीके की, देन व्हाई नॉट दिस। बाकी चाइनीज, जापानीज, जर्मनी, इटालियन, फ्रेंच, ये सब बच्चे सीख ही जाते हैं, क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं तो वो उनको सीखना पड़ता है, मजबूरी में सीखना पड़ता है, आउट ऑफ चॉइस नहीं। सो प्लीज सिखाइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑनलाइन मीडिया और अविनाश भाई का चैनल की फैक्ट। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय बहुत हिंद, जय बहुत श्री धन्यवाद। राम, हर हर जय महादेव, जय श्री राम।